हेलो फ्रेंड्स, PYQ फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छी होंगे। तो आज जो है हम लेकर आए हैं हरियाणा ग्रुप डी CET मेंस SSC और HSSC के लिए इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हमारे 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपका लक्ष्य इंग्लिश में पूरे 10 में से 10 नंबर लाना है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द कमेटी हैव एग्रीड यूनैनिमसली ऑन द न्यू पॉलिसी फॉर एम्प्लॉई वेलफेयर। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो है कहाँ पर एरर दिया गया है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो बताएं भी कहाँ पर एरर दिया गया है। समिति ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई नीति पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमें वर्ड नजर आ रहा है कमेटी वर्ड, है ना। कमेटी वर्ड नजर आ रहा है। कमेटी वर्ड क्या होता है भाई? कलेक्टिव नाउन होता है। कमेटी वर्ड हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन को जब भी सिंगल यूनिट माना जाता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट माना जाता है और सिंगल यूनिट के साथ में हमेशा किसका यूज होगा भाई? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर जो कमेटी वर्ड है, कमेटी का मीनिंग होता है समिति, ठीक है, और समिति को क्या माना गया है? यहाँ पर सिंगल यूनिट माना गया है। तो सिंगल यूनिट के साथ हमेशा किसका यूज होता है फ्रेंड्स? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर देखो सेंटेंस में जो है हैव दिया गया है। हैव जो है प्लूरल वर्ब है, ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? हैज का यूज होगा। तो कहाँ पर एरर है? ऑप्शन नंबर ए में एरर है। जब भी सेंटेंस में आपको कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, जैसे कमेटी वर्ड आपको यहाँ पर गिवन था, है ना, या आपको मिल जाएगा टीम वर्ड, ठीक है, टीम। टीम भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एक होता है भी जूरी। जूरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। एक वर्ड होता है फ्रेंड्स फैमिली वर्ड, है ना। फैमिली भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एक वर्ड होता है क्लास, ठीक है, और आर्मी, ये हमारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। और कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाता है? तो कलेक्टिव नाउन प्लस में क्या होती है? सिंगल यूनिट, है ना। अगर इनको सिंगल यूनिट माना जाए तो किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ये जो है ग्रामर रूल हमको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो फ्रेंड्स, इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर एरर दिया गया है। स्कार्सली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज एड्रेस देन द ऑडियंस स्टार्टेड क्लैपिंग। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो भाई, हमें जो है ना इसमें सेंटेंस में नजर आया स्कार्सली वर्ड, है ना। हमें क्या नजर आया फ्रेंड्स? स्कार्सली वर्ड नजर आया। तो सबसे पहले जो है हमें ग्रामर रूल में याद रखना है हमेशा कि स्कार्सली वर्ड के साथ में किसका यूज होता है फ्रेंड्स? व्हेन का यूज होता है। किसका यूज होता है? व्हेन का यूज होता है। स्कार्सली और हार्डली, है ना, एक वर्ड होता है हार्डली। इन दोनों के साथ किसका यूज होगा? व्हेन का यूज होगा। अब हमने सेंटेंस में चेक किया, यहाँ पर किसका यूज किया गया है? देन का यूज किया गया है, जो कि क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? व्हेन आएगा। तो कहाँ पर एरर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में जो है एरर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो फ्रेंड्स, आई वुड रेदर डाई देन डैश ए लाई टू सेव माई सेल्फ। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आई वुड रेदर डाई देन डैश ए लाई टू सेव माई सेल्फ। मैं अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करूंगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में वुड रेदर मिल जाए, है ना, वुड रेदर वर्ड मिल जाए, तो इसके साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा फ्रेंड्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ऑप्शन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गिवन है टेल। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हमें याद रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में वुड रेदर मिलता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो फ्रेंड्स, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आवर टीम डैश द एंटायर रेलवे प्रोजेक्ट। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आवर टीम डैश द एंटायर रेलवे प्रोजेक्ट। अगले महीने के अंत तक हमारी टीम पूरे रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी होगी। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ मिल जाए, है ना, और इसके साथ जो है हमें ये याद रखना है, या आपको मिल जाए बाय टुमारो, है ना, बाय टुमारो वर्ड आपको मिल जाए, या आपको मिल जाए बाय नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना। या आपको मिल जाए बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और एक होता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाती हैं तो ये क्या शो करती हैं भाई? ये दिखाती हैं भविष्य के निश्चित टाइम को दर्शाती हैं, है ना। ये भविष्य में
होने वाले किसी कार्य के निश्चित समय को दर्शाते हैं। तो इन वर्ड के साथ हमेशा कौन से टेंस का यूज होगा? तो इन वर्ड्स के साथ जो है हमेशा हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ये हमें याद रखना है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दी भाई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो स्टूडेंट, द पुलिस ऑफिसर कोट हिम बाय डैश आर्म बिफोर ही कुड एस्केप। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भागने से पहले पुलिस अधिकारी ने उसे उसकी बाह से पकड़ लिया। यहाँ पर जो है ना भाई ये क्वेश्चन है आर्टिकल का, हमें आर्टिकल फिल करना है इसमें, है ना। आर्टिकल का क्वेश्चन है भाई, ये आर्टिकल फिल करना है। देखो फ्रेंड्स ग्रामर रूल कहता है, हमेशा याद रखना है इसको। ग्रामर रूल कहता है जब भी आपको प्रीपोजिशन बाय सेंटेंस में आपको बाय, ऑन, इन या एट मिल जाए और इनके साथ में जो है ना आपको दिया गया हो बॉडी पार्ट्स नेम आपको गिवन हो, है ना। बॉडी पार्ट्स नेम अगर आपको गिवन हो तो इनके साथ जो है हमेशा किस आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल दा का यूज होगा फ्रेंड्स। इसका यूज होगा आर्टिकल दा का हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द ओल्ड मैन गेव ऑल हिज डैश टू द चैरिटेबल ट्रस्ट बिफोर हिज डेथ। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द ओल्ड मैन गेव ऑल हिज डैश टू द चैरिटेबल ट्रस्ट बिफोर हिज डेथ। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी बचत को धर्मार्थ ट्रस्ट को दे दिया, है ना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है बचत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बचत की बात हो रही है। अब देखो फ्रेंड्स हमें जो है ना दो वर्ड याद रखना, एक तो होता है सेविंग वर्ड, है ना, एक होता है सेविंग्स। ठीक है, पीछे एस लगा हुआ है। एक वर्ड होता है सेविंग और एक होता है सेविंग्स। सेविंग का अर्थ होता है बचाने, बचत की क्रिया। क्या होता है? बचत की क्रिया होता है। और सेविंग्स का मीनिंग क्या होता है? बचत। क्या होता है? बचत होता है। तो दोनों का मीनिंग याद रखना है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बचत की बात हो रही है। बचत को क्या कर दिया है? चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया है ना। तो सेविंग्स आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भैया, इसमें हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। लेट अस डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट मैटर ओवर लंच। लेट अस डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट मैटर ओवर लंच। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन में अगर आपको सेंटेंस में लेट अस वर्ड मिल जाए, है ना, लेट अस वर्ड मिल जाए या आपको मिल जाए लेट्स, ठीक है, इन दोनों में से अगर आपको ये जो है वर्ड मिल जाते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा सेल वी में चेंज हो जाएगा भाई। सेल वी जो है इनका क्या बनेगा? हमेशा क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्यू पीपल अटेंडेड द सेमिनार येस्टरडे। फ्यू पीपल अटेंडेड द सेमिनार येस्टरडे। बताएं फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? कल बहुत कम लोगों ने सेमिनार में भाग लिया। ठीक है, कल बहुत कम लोगों ने सेमिनार में भाग लिया। बहुत कम लोगों का मतलब है भाई, देखो अगर आपको सेंटेंस में जो कि है फ्यू वर्ड मिल जाए, है ना, फ्यू वर्ड मिल जाए, नो बॉडी वर्ड मिल जाए, या आपको मिल जाए हार्डली, हार्डली वर्ड मिल जाए, या स्कार्सली वर्ड मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए, या आपको मिल जाए बेयरली, तो ये वर्ड हमें याद रखना है। या आपको वर्ड मिल जाए बेयरली, तो इनका जो मीनिंग होता है ना भाई वो नेगेटिव सेंस में होता है। हमेशा क्या होते हैं? ये नेगेटिव वर्ड माने जाते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग होता है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, लगभग, है ना, लगभग। इनका मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर, लगभग। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स फ्यू वर्ड यूज किया गया है, बहुत ही कम लोग जो है सेमिनार में आए हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही आए हैं। तो यानी कि इधर जो सेंटेंस है वो हमें क्या दिया गया है? नेगेटिव फॉर्म में दिया गया है। तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन हम जब भी करते हैं फ्रेंड्स हमें 2 से 3 बातें याद रखनी है कि हमें ये चेक करना है कि जो हमें इधर सेंटेंस दिया गया है वो अगर पॉजिटिव दिया गया है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। तभी हमने देखा यहाँ पर फ्यू वर्ड दिया गया और फ्यू वर्ड जो होता है वो हमारा नेगेटिव सेंस में होता है, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अब हमने जो है दूसरा रूल ये याद रखना है जब भी हम क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन करते हैं कि सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब अगर गिवन है तो दोनों सेम रहेंगी भाई। ठीक है, दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। दूसरा हमें ये याद रखना है कि अगर हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी गिवन नहीं है तब हमें क्या करना है? तब हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का यूज करते हैं। डू, डज और डिड का हम यूज
करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो भाई, हमने देखा हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और पास्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले डिड आएगा, उसके बाद जो है हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लेना है, अपना सब्जेक्ट लेना है। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, अभी भी पीपल की बात हो रही है ना। पीपल यानी लोग, बहुत सारे लोग, तो बहुत के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे भाई। किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, डिड दे क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई एक्टिव फॉर्म में दिया गया है और इसको जो है हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में बदलना है इसको, हमें इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई क्वेश्चन दिया गया है, दे आर बिल्डिंग ए न्यू फ्लाई ओवर नियर द रेलवे स्टेशन। बताएं भाई क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो है ना ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया गया है, क्योंकि टेंस जो होता है वो हमारा सेम रहेगा। एक्टिव और पैसिव दोनों में जो है हमारा टेंस जो होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है एक्टिव में यूज किया गया है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज किया गया है, आर बिल्डिंग, है ना। तो इसका जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, आईएनजी चेंज हो जाएगा बीइंग में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो फ्रेंड्स, इनमें से कौन से ऑप्शन में जो है इसका यूज किया गया है वो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो भी, हाँ एक चीज और याद रखनी है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं। और मेथड यूज होता है भाई, सबसे पहले जो है हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लेंगे, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं भाई। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ए न्यू फ्लाई ओवर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने लिखा चारों में सेम है भाई। अब हमें जो की है देखना है, इज एम आर में से जो है ए न्यू फ्लाई ओवर क्या है भाई, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई। तो इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर वाज बिल्ट है, गलत हो गया। यहाँ पर हैज बीन बिल्ट है, ये भी गलत है। यहाँ पर इज बिल्ट है, बीइंग नहीं लगाया भी, ये भी गलत है। बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इज बीइंग बिल्ट नियर द रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जो है ये देखना है कि सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है या नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। बताए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पर जो है हमने देखा, डॉक्टर जो है ना वो अपने पेशेंट को क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। सलाह क्या दे रहा है कि डू नॉट टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, यह जो दवा है वो खाली पेट मत लेना, है ना, खाली पेट नहीं लेनी है इस दवा को। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो जब भी सेंटेंस में आपको लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या सलाह दी जा रही है, या कोई आदेश दिया जा रहा है, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहां पर जो है हम सेड टू की जगह पर किसका यूज करेंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड। अब इस क्वेश्चन में जो है एडवाइस की बात हो रही है, तो सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में। तो देखो फ्रेंड्स, कौन से ऑप्शन में एडवाइज्ड है, इसमें है एडवाइज्ड, ये हो सकता है आंसर। इसमें ऑर्डर्ड का यूज किया गया है, गलत होगा। यहाँ पर सेड टू एज इट इज रहने दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर भी एडवाइस का यूज किया गया है, तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। अब आगे देखो फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स जो है इन्वर्टेड कोमास के बाद आपको डू नोट मिलता है, ठीक है, डू नोट मिलता है, तो डू नोट जो है वो चेंज होता है ऑलवेज नोट टू में। किसमें चेंज हो जाएगा भाई, इनडायरेक्ट में, नोट टू में चेंज हो जाएगा। और जब भी आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस होता है डायरेक्ट में, तो इंपेरेटिव की जगह पर हम जो है इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट या इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एडवाइस द पेशेंट नोट टू, क्योंकि डू नोट दिया गया है वो चेंज हो जाएगा नोट टू में, ठीक है। टेक दैट, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा, मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, भी बताएं क्या होगा, ही इज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट बट ही डिनाइज एनी मेंट। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ही इज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट बट ही डिनाइज एनी मेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई।
देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में अक्यूज्ड वर्ड मिल जाए ना, अक्यूज्ड वर्ड मिल जाए, तो अक्यूज्ड के साथ हमेशा जो है ना ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसको हमें याद रखना भी, किस प्रीपोजिशन का यूज होता है फ्रेंड्स, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये हमें याद रखना होगा। कुछ वर्ड और हैं, इनको भी याद कर लेना भाई, जैसे कि एक वर्ड होता है गिल्टी, है ना, गिल्टी ऑफ, इसके साथ भी किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। एक वर्ड होता है हमारा एसेम्ड, है ना, एसेम्ड, इसके साथ भी किसका यूज हो जाएगा, ऑफ का यूज होगा। और एक और वर्ड होता है अफ्रेड, एफ्रेड ऑफ, है ना। तो इन चारों के साथ जो है किसका यूज होगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फ्रेंड डैश विनिंग द प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फ्रेंड डैश विनिंग द प्रेस्टिजियस अवार्ड। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिल जाए, जब भी आपको सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिल जाए, तो इसके साथ हमेशा ऑन का यूज होता है भाई। किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। इसको अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट अगर आपको वर्ड मिल जाए तो उसके साथ किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सेनोनियम बताना है। सेनोनियम होते हैं हमारे एक जैसी अर्थ, ठीक है, समानार्थी शब्द जिनको बोला जाता है। समानार्थी जो है हमें बताना है किसका, एक्विट का, है ना। सेनोनियम बताएं भाई, एक्विट का सेनोनियम क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, दिया गया है द मैजिस्ट्रेट डिसाइड टू एक्विट द यंग मैन ड्यू टू लैक ऑफ प्रूफ। पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण मैजिस्ट्रेट ने युवक को दोष मुक्त कर दिया। तो एक्विट का मीनिंग क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, ठीक है, दोष मुक्त यानी कि बरी कर देना, बरी कर देना। तो इसका सेनोनियम क्या हो जाएगा वो हमें बताना है भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ए का जो है मीनिंग क्लियर का मतलब भी क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर देना, यानी कि दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि कन्विक्ट का मीनिंग तो फ्रेंड्स क्या होता है, दोषी ठहराना। इनके साथ साथ हम ये भी मीनिंग याद रख लेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कन्विक्ट का मीनिंग क्या होता है, दोषी ठहराना। ब्लेम का मीनिंग क्या होता है, दोष देना, ठीक है, किसी के ऊपर दोष देना। और सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, सजा सुनाना। क्या होता है, सजा सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में जो है हमें एंटोनियम बताना है फ्रेंड्स। क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। एंटोनियम हमारे क्या होते हैं, विलोम शब्द। क्या होते हैं, विलोम शब्द, ठीक है। जो है एंटोनियम हमें बताना है। एंटोनियम हमें किस वर्ड का बताना है, वर्ड दिया गया है ट्रांजिएंट। क्या वर्ड दिया गया है फ्रेंड्स, ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट का क्या है, एंटोनियम बताएं क्या होगा, ठीक है। हिज ट्रांजिएंट सक्सेस इन बिजनेस डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, है ना, व्यापार में उसकी अस्थायी सफलता अधिक समय तक नहीं रही। तो जो है ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है, अस्थायी। क्या होता है फ्रेंड्स, अस्थायी, जो लंबे समय तक ना हो, जो लंबे टाइम तक ना रहे, जो लंबे समय तक ना हो, उसका मीनिंग क्या होता है, अस्थायी, ट्रांजिएंट। तो इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या हो जाएगा, परमानेंट। परमानेंट का मीनिंग क्या होता है, स्थायी। क्या होता है फ्रेंड्स, स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिसर्स। बताएं भाई क्या होगा, ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अधिकारियों द्वारा संचालित शासन को क्या कहा जाता है। अधिकारियों द्वारा, याद रखना फ्रेंड्स, अधिकारियों द्वारा संचालित शासन, ठीक है, अधिकारियों द्वारा संचालित शासन को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, अधिकारियों का शासन, अधिकारियों का शासन। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएंगे। लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र होता है यानी कि जनता का शासन। क्या होता है फ्रेंड्स इसका, जनता का शासन। इसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अभी मैंने बताया, अधिकारियों का शासन। एक होता है भी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, निरंकुश शासन। क्या होता है, निरंकुश शासन। निरंकुश शासन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति का शासन, ठीक है, जिस पर एक व्यक्ति का शासन हो, उसको क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी। और ऑप्शन नंबर डी है ओलीगार्की। ओलीगार्की को क्या कहेंगे, तो ओलीगार्की का मीनिंग होता है कुछ लोगों का शासन, यानी कि अल्पतंत्र। क्या होता है, अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भाई हमें ईडियम बताना है। हमें क्या बताना है, ईडियम बताना है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ईडियम होते हैं हमारे मुहावरे, ठीक है। इसका जो है हमें ईडियम बताना है। ईडियम्स का मीनिंग क्या होता है,
मुहावरा बताना है भी इसका क्या होगा, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बैल को उसके सींगों से पकड़ना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता है किसी कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना, किसी कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना। ठीक है फ्रेंड्स, डट कर सामना करना। तो इसका क्या हो जाएगा एडियम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू फेस ए डिफिकल्टी क्रेजियसली, टू फेस ए डिफिकल्टी क्रेजियसली। ठीक है, किसी कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना। सेवनटीन है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, PQRS का क्वेश्चन है भी, ये बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, सबसे पहले जो है ना हम इन चारों में से चेक करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है ना, सब्जेक्ट कौन से जो है ऑप्शन में है। तो सब्जेक्ट हमें नजर आया भाई क्यू में, क्यू में क्या है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्यू आएगा है ना। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ देखा बट आल्सो का यूज किया गया है और आर में यूज किया गया है नोट ओनली, है ना। ये तो कंजक्शन आपने पढ़ी होगी कि नोट ओनली के साथ किसका यूज होता है, हमेशा बट आल्सो का यूज होता है। तो सबसे पहले हम नोट ओनली वाला सेंटेंस उठाएंगे, नोट ओनली इनहेंसेस फिजिकल फिटनेस, नोट ओनली इनहेंसेस फिजिकल फिटनेस। तो क्यू के बाद क्या आएगा भाई, आर आएगा। ठीक है, आर के बाद जो है नोट ओनली के बाद किसका यूज होता है, बट आल्सो का यूज होता है। तो यहाँ पर जो है हम सेकंड थॉट यूज करेंगे, बट आल्सो का यूज करेंगे। तो इसके बाद जो है पी आएगा, है ना, और पी के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो है थॉट आएगा। थॉट क्या दिया गया है, एंड ओवरऑल हेल्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी सेंटेंस, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज नॉट ओनली इनहेंसेस फिजिकल फिटनेस बट इट आल्सो improves मेंटल स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल हेल्थ। नियमित शारीरिक व्यायाम न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाता है बल्कि मानसिक शक्ति और समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। तो सबसे पहले जो है ना हमें सब्जेक्ट चेक करना होता है बीन में से। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चेक करा, सब्जेक्ट है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद जो हमें एक पॉइंट मिल गया नोट ओनली और बट आल्सो वाला। तो पहले जो है हम नोट ओनली वाला यूज करेंगे, उसके बाद बट आल्सो वाला करेंगे और लास्ट में हमारा एस बच गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जो है हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है भी। ठीक है, चारों में से 3 जो है हमारी स्पेलिंग करेक्ट होंगी, एक गलत होगी, तो वो हमें बताना है क्या होगा भाई। देखो फ्रेंड्स, गारंटी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। सिगरेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, मेंटेनेंस की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, बट ग्रामर की स्पेलिंग जो है ये गलत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग होती है GRAMMAR आएगा भाई। यहाँ पर ER दिया गया है, गलत है, यहाँ पर A आएगा, है ना। तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये चारों स्पेलिंग बार बार पूछी गई है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन चल पड़ी थी। देखो भाई, सेंटेंस में हमें नजर आया नो सूनर वर्ड, है ना, नो सूनर वर्ड नजर आया। तो नो सूनर के साथ हमेशा किसका यूज होता है, देन का यूज होता है, और यहाँ पर किसका यूज किया गया है, वेन का यूज किया गया। वेन का यूज किसके साथ होता है फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसमें बताया भी था, हार्डली और स्कार्सली के साथ यूज होता है। यहाँ पर क्या आएगा, देन आएगा, वेन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर, सॉरी एरर नहीं बताना था भाई, इसको इंप्रूवमेंट करना था, है ना, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, देन द ट्रेन स्टार्टेड। वेन की जगह पर किसका यूज होगा, देन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना एक बार। क्वेश्चन दिया गया है 2/3 ऑफ द सिटी डैश डिस्ट्रॉयड इन द मैसिव फायर। बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, 2/3 ऑफ द सिटी डैश डिस्ट्रॉयड इन द मैसिव फायर। भीषण आग में शहर का 2/3 भाग नष्ट हो गया। बताएं भी क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में वर्ड मिल जाए, हाफ वर्ड मिल जाए, या आपको मिल जाए 1/3, है ना, या आपको मिल जाए 1/3 वर्ड, या आपको मिल जाए 2/3, ठीक है, या आपको मिल जाए 2/3, ठीक है, और इनके बाद में जो है ना आपको ठीक वर्ड मिलेगा ऑफ। क्या मिलेगा भाई, ऑफ मिलेगा। तो इसके ठीक जो बाद में नाउन गिवन होगा, इसके ठीक बाद जो नाउन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगी भाई, हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा।
ठीक है। जो नाउन गिवन होगा ना इनके ऑफ वर्ड के बाद जो ठीक नाउन गिवन होगा तो नाउन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब नाउन जो है ना वो चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अगर प्लूरल गिवन है तो प्लूरल वर्ब गिवन होगी। अब जो कि सेंटेंस में हमने देखा 2/3 यूज किया गया है, उसके बाद ऑफ यूज किया गया है, उसके बाद जो नाउन है वो गिवन है द सिटी, है ना। क्या गिवन है भाई, द सिटी गिवन है। और द सिटी जो है इसमें क्या होगी, द सिटी क्या है बताओ फ्रेंड, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिटी क्या होती है भाई, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर यहाँ पर एक ही गिवन है, ऑप्शन नंबर ए वाज। यहाँ पर क्या फिल होगा, वाज फिल होगा भाई। फ्रेंड्स ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।